समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। जी हां, 1 मार्च 2018 को इस्लामिक स्कॉलर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा था, मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। लेकिन कमाल ये देखिए कि इस बयान के कुछ सालों बाद उनकी ही सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ से कंप्यूटर छीनने या ये कहें हायर एजुकेशन से दूर करने की एक कोशिश की है। हायर तो छोड़िए, बेसिक एजुकेशन हासिल करने के रास्ते में भी एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हाल ही में मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद कर दिया था और इसके बाद एक और स्कॉलरशिप स्कीम को बंद करने का फैसला किया है। दरअसल अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से अल्पसंख्यक गरीब छात्रों को आगे बढ़ने के लिए उच्च शिक्षा देने के लिए एक स्कीम के तहत ये स्कॉलरशिप दी जाती थी, जिसे अब बंद कर दिया जाएगा। इस स्कीम का नाम पढ़ो परदेश स्कीम है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी देने वाली इस योजना को बंद कर दिया गया है। हिंदू बिजनेस लैंड की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा पिछले महीने सभी बैंकों को 2022 और 23 से पढ़ो परदेश ब्याज सब्सिडी योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक पढ़ो परदेश योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक तमाम फायदा मिलने वाले लोगों को ब्याज में अब कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। बता दें कि अभी तक ये योजना के तमाम कैनरा बैंक ने इसकी जिम्मेदारी संभाल रखी थी और स्कीम को बंद करने की ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। आपको बता दें कि अभी तक इस योजना के बंद होने के बारे में किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले 11 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने NANF स्कीम को बंद करने का ऐलान किया था। सरकार ने बताया कि यह फेलोशिप हायर एजुकेशन के लिए सरकार की द्वारा लागू की गई दूसरी फेलोशिप के साथ ओवरलैप कर रही थी। सवाल यही उठता है, क्या है ये स्कीम? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत पढ़ो परदेश योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक के मेधावी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए बैंक लोन में सब्सिडी दी जाती थी। तभी से लेकर आज तक ये योजना चल रही। आपको ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार ने हजारों अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा पहुंचाने वाले मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद करने का फैसला किया, तो उसके पीछे जिस तरीके से बयान जारी कर छात्रों को MPhil और PhD के तहत जो वित्तीय सहायता मिलती थी उस पर रोक लगा दी। और यहाँ जब हम अल्पसंख्यक छात्रों की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदाय के छात्र। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हम मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि वो दूसरी स्कीम के साथ ओवरलैप कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि अल्पसंख्यक स्टूडेंट के लिए केंद्र सरकार की कई स्कीम है। इसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है कि हम इस स्कीम को बंद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि कौन सी स्कीम नेशनल आजाद फेलोशिप दूसरी कौन सी स्कीम के साथ ओवरलैप हो रही है, जिसकी जानकारी देश के अल्पसंख्यक छात्रों को नहीं दी गई है। और अगर ये भी मान लिया जाए तो दो सवाल जहन में बार बार उठ रहे हैं। दो स्कॉलरशिप कैसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो सकती है, जबकि स्कॉलरशिप देने वाली संस्था तो एक ही है। यानी यूजीसी स्कॉलरशिप ओवरलैप की दलील के पीछे की कहानी अगर हम आपको समझाएं तो आपको बताते हैं कि पीएचडी और यूजीसी के जरिए नेट और जेआरएफ का टेस्ट देना होता है। नेट परीक्षा में सब्जेक्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा अंक लाने की शुरुआती कई छात्रों को जेआरएफ मिलता है, लेकिन
सच्चाई यही है कि हर छात्र जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं कर पाता है, और जो जेआरएफ क्वालिफाइड करते हैं उन्हें 30,000 रुपए महीने मिलते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अल्पसंख्यक छात्रों में वे छात्र जो क्वालिफाई नहीं कर पाते लेकिन नेट क्वालिफाई होते हैं, वही नेशनल आजाद फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां सिर्फ अल्पसंख्यक होने के आधार पर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, बल्कि नेट क्वालिफाई और परिवार की आय के आधार पर मौलाना आजाद फेलोशिप दी जा रही है। फेलोशिप की वेबसाइट पर तमाम चीजों के फायदे मिलने वाली बातों को सालाना आय के तहत जहन में रखते हुए पूरा फॉर्मेट तैयार किया, जिसमें यह साफ है कि 6 लाख से ज्यादा अगर परिवार की आय किसी हाल में नहीं होनी चाहिए। फिर यह साफ हो गया कि जेआरएफ जिसे मिलता है उसे मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि दोनों फेलोशिप यूजीसी ही देती है। अब ये ओवरलैप कैसे हो सकता है? हमने तमाम यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से बात करके जानने की कोशिश की कि ये ओवरलैप कैसे हो रहा है। तब हमने सीनियर प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात की तो हमें जानने को मिला कि हर कोई जेआरएफ के लिए योग्य नहीं हो पाता। उनकी आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमान छात्रों के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप का एक अच्छा विकल्प है। अगर सरकार वास्तव में ओवरलैप होने की बात कह रही है तो विकल्प कार्यक्रमों के नाम क्यों नहीं सामने किए गए? आपको ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई फेलोशिप सच्चर कमेटी के सिफारिशों के मुताबिक लागू की गई थी। इसमें भारत के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया था। इस बार इस फेलोशिप को बंद कर दिया गया है। अब कौन सी स्टडी हुई? जेएनयू के जब प्रोफेसर से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें यह भी बताया कि किस तरीके से मंडल आयोग और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के तमाम रिसर्च के बाद मिले सबूतों को देखने के बाद ये पता चलता है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है। सच्चर समेत एक रिपोर्ट मुस्लिम छात्रों के ड्रॉप आउट की दर को एक कठोर सच्चाई को सामने रखती है। ये फेलोशिप पूरी तरीके से विशेष रूप से तैयार किए गए उन मुसलमान छात्रों की भागीदारी को लेकर सरकार के आंकड़ों को देखते हुए अगर समझने की कोशिश करें तो बात यह है कि देश के सभी समुदाय के बीच उच्च शिक्षा में मुसलमानों का सबसे कम ग्रोस एनरोलमेंट रेशो आया है 16.6, और जबकि सबका राष्ट्रीय स्तर पर 26 आया है। वहीं उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो मुसलमानों की हिस्सेदारी 2010-11 में 2.53 थी, वही बढ़कर 19 और 20 में 5% हो गई। इस दौरान टीचिंग फैसिलिटी में भी उनकी हिस्सेदारी 2 से बढ़कर 5 हो गई। इससे तो ये साफ हो जाता है अगर अवसर दिए जाएं तो अल्पसंख्यक समुदाय मुख्य धारा में रहने का इच्छुक है। फिर इन दोनों फेलोशिप को आगे बढ़ने से क्यों रोका गया? अब आते हैं एक और फेलोशिप पर। बंद करने का सरकार ने तो फैसला ले लिया है, टीवी पर कोई डिबेट करने की इस पर फुर्सत नहीं है। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को क्लास 1 और को 8 को लेकर भी बंद कर दिया गया। अब सिर्फ 9वीं, 10वीं और 12वीं तक ही इन चीजों को सीमित कर दिया गया है। सरकार ने नेशनल फेलोशिप पोर्टल पर यह नोटिस जारी कर इसे सही ठहराते हुए कहा है कि शिक्षा का आधा अधिकार कानून 2009 हर बच्चे को बराबर से मिलने की बात करता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इस योजना को भी क्यों बंद किया गया? लेकिन अब इस सवाल के बाद भी ये सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए कि सरकार ने कौन सी ऐसी रिसर्च कराई है जिसके आधार पर इन स्कॉलरशिप को बंद कराया गया। सरकार के पास कौन से ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की हालत अब बेहतर हो गई है, इसीलिए इन स्कॉलरशिप को बंद कर दिया जाए। देश की कौन सी यूनिवर्सिटी ये बताती है कि 11,000 टीचिंग स्टाफ के पद जो खाली हैं
अल्पसंख्यक के स्कॉलरशिप को खत्म कर दिए जाने के बाद जो लोग खुश हो रहे हैं वो ये जान ले कि उनकी पढ़ाई भी अंधेरे से ज्यादा दूर नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया है कि देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी IIT, IIM में प्रोफेसर्स के 11,000 पद खाली हैं। देश में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें करीब 19,000 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, एसोसिएट प्रोफेसर्स के पद खाली हैं। इसी के तहत IIT की अगर बात करें तो 11,000 और कुल मिलाकर 4,500 पद खाली है। IIM में 1,500 और अन्य पदों की बात करें तो वहां भी 500 पद खाली है। अब यह बताया जाए कि शिक्षक कम होने पर पढ़ाई कौन कराएगा। पिछले कुछ वक्त से देश में यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ने के मुद्दे को भी, हॉस्टल फीस बढ़ाए जाने को लेकर भी छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में स्कॉलरशिप छीनकर हायर स्टडी से रोकना ये कौन सा और सबका विकास सबका साथ जैसी बात है। जब पिछड़ा और अल्पसंख्यक तबके को, छात्रों को किताब ही छीन ली जाएगी तो हम पूछने की बात तो बनती है कि ऐसे कैसे चलेगा। इस स्कीम के बाद अगर हम बात करें तो फिर से वही सवाल उठता है कि सत्ता बार बार जब लोगों के हाथ से किताब छीन रही है और हिस्सेदारी की बात आती है तो खाली भाषणबाजी होती है। लेकिन इस भाषणबाजी के बाद सवाल यही होता है कि सत्ता आपके हाथ से किताबें छीनने की कोशिश कर रही है और उसे सही ठहराते हुए तमाम अनर्गल बयान दे रही है। लेकिन आपका भविष्य खतरे में है और इस खतरे में भविष्य के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सत्ता है और सत्ता से सवाल पूछा जाएगा कि जब आप पढ़ने नहीं देंगे तो हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।